डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ चैप्टर नंबर 2। लाख लाख का मतलब लाख यानी एक प्रकार का पदार्थ, यानी लाख एक प्रकार का पदार्थ है जैसे कि शीशा। इसमें लेखक अपने मामा के घर बचपन में बड़े चाव से जाया करता था और वहाँ पर एक बदलू नाम का व्यक्ति रहता था जिससे वह बड़े चाव के साथ मिलता था, यानी कि उसे उस आदमी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। वह आदमी लाख की चूड़ियाँ बड़ी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। जैसा कि कहानी में कहा गया है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक कहता है कि वैसे तो मुझे मामा के गांव में सारे आदमी अच्छे लगते थे, परंतु जो बदलू नाम का आदमी था वह मुझे सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वह मुझे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे को मनमोह ले। यानी लेखक कहते हैं कि उसका सबसे बड़ा कारण अपने मामा के घर जाने का यही होता था। उसे यह लालच होता था कि मामा के घर जाने पर बदलू उसे सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देगा जो उसके मन को बहुत भाती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। लेखक कहता है कि बदलू प्राय नीम के नीचे बैठकर यह काम किया करता था, यानी नीम की ठंडी छांव में बैठकर बदलू लाख को पिघलाकर चूड़ियाँ बनाया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। यानी लेखक कहता है कि बदलू पहले लाख को पिघलाकर उसे चूड़ी का आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलूनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। बेलनुमा मतलब जिस पे वह प्राय चूड़ियाँ लटकाता था। बेलनुमा एक प्रकार की लकड़ी होती है जिसे बेलन का आकार का शेप दिया जाता है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। लेखक कहता है कि बदलू पहले एक हाथ की पूरी चूड़ियाँ बनाकर उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। लेखक कहता है कि बदलू का मेरे प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। वह मेरे वहाँ जाने पर बहुत खुश होता और मुझे कुछ ना कुछ खाने को मंगवा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। बदलू कहता है कि मैं बदलू के घर घंटों बैठकर
चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो यह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पृथक पेशा था। मतलब उसके पिता के द्वारा जो काम पहले उसके पिता किया करते थे, अब वह काम बदलू किया करता था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। मतलब उसकी चूड़ियाँ औरतें बड़ी शौक़ से पहना करती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था। यानी वह सारी चूड़ियाँ औरतों को फ्री में दे दिया करता था। फ्री में मतलब उस बिना पैसों के उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब वह पैसे ना लेकर वस्तु विनिमय मतलब उसके बदले अनाज जैसे जौ, मक्का, गेहूँ आदि देकर औरतें उसको दे देती थी और उसके बदले चूड़ियाँ ले जाती थी। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था, क्योंकि उसे पता था कि आगे पीछे इतनी कमाई नहीं होगी। अब केवल यही सही अवसर होता है जब वह अपना दाम वसूल सकता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मतलब उसको मनाने में सारा परिवार जुट गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। मतलब वैसे तो बदलू बड़ा ही सीधा साधा आदमी था, परंतु वह बहुत चिढ़ता था यदि उस गांव की औरत कांच की चूड़ियाँ पहनती थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता, मतलब चिढ़ जाता। और कभी कभी तो वह 2-4 बातें सुना भी देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मतलब बदलू लेखक से पराये पूछता रहता था कि तुम्हारे घर में सब ठीक है, शहर में आजकल क्या चल रहा है। यानी शहर का सारा हालचाल लेखक के जरिए जान लेता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर अपनी कलाई नाजुक होती है। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। लेखक कहता है कि शहर की बात अलग है, वहाँ की औरतें नाजुक होती है जो कि लाख की चूड़ियों को पहनकर उसका भार सहन नहीं कर पाती, परंतु लाख की चूड़ियों को पहनने का जो मज़ा है वो अलग ही है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिस दिन उसके गाय के दूध होता वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ उसके यहाँ से 2-4 आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिसके कारण वह मुझे अच्छा लगता था, यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बनाता।
मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधा महीना वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम की नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर बाद शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला। वह कहता है कि उसके कहने का मतलब यह है कि पहले मशीनी युग नहीं होता था, लोगों को रोज़गार मिलता था, परंतु अब मशीनी युग होने के कारण यह रोज़गार छीन गया है और लोग आजकल बेरोज़गार हो गए हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी लगने लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी, उसने लहक कर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुझे माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो
इस साल बहुत खाए हैं, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने कहा। गाय कहाँ लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। मतलब लेखक कहता है कि बदलू का रोजगार छिन गया था, जिसके कारण उसके पास पैसा कमाने का कोई साधन नहीं था। इसलिए वह लेखक से कहता है कि गाय को मैं क्या खिलाता, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा वाह वाह। वो हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाहें एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फफ रही थी। लेखक कहता है, जैसे ही उसकी बेटी ने मुझे अपने हाथ से आम दिए तो मेरी एकदम उसके कलाई पर नज़र टिक गई। लाख की चूड़ियाँ उस कलाई पर बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। बदलू कहता है कि जब उसने काम बंद कर दिया तो उसने बस एक जोड़ा यह बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहकर कहा शहर से ले आओ। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ ढंग से समझ में आ गया होगा।